का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। इसका मेन काम होता है डीएनए को कट करने का। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को सेंटर से कट करते हैं। उसके बाद में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इनके अंदर होते हैं सिमेट्रिकल एंड्स। इनको फ्लश एंड ब्लंट एंड भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ALU1। ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के फ्रेगमेंट को सेंटर से कट करता है और दो पीसेस हो जाते हैं डीएनए के। इनके अंदर सिमेट्रिकल एंड्स होते हैं। इन सिमेट्रिकल एंड्स को हम लोग फ्लश एंड या फिर ब्लंट एंड भी बोलते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई को R1 डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है, जिसमें बनते हैं स्टिकी एंड्स। ये दे रखा है इसके बारे में। सबसे पहले वाला एग्जाम्पल में बताया गया है कि ये दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, इनको कट किया सेंटर से कट करने के बाद में इसमें सिमेट्रिकल कट्स आए। इन एंड्स को हम लोग ब्लंट या फिर फ्लश एंड भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल ALU1 है। उसके बाद में दूसरे टाइप का क्लीवेज इको R1 ने जब डीएनए के फ्रेगमेंट को कट किया, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है। उसके बाद में जो एंड्स बनते हैं उनको हम लोग स्टिकी एंड्स या फिर कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं, या फिर स्टैगर्ड। इस कट को हम लोग स्टैगर्ड कट कहते हैं। ये कट इस तरीके से होता है कि अगर इको R1 ने किसी और को भी कट किया है, वो आपस में जुड़ सकते हैं स्टिकी एंड्स की वजह से। इसको हम लोग स्टैगर्ड कट कहते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसको बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसकी जो नेमिंग होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, वो भी उस बैक्टीरिया के, जिस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट करते हैं, उसके नेम के अकॉर्डिंग होती है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एस्चेरिचिया कोलाई से। इसको हम लोग एस्चेरिचिया कोलाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके नेमिंग के रूल्स पढ़ते हैं कि कैसे इसको नाम दिया जाता है। रूल ऑफ नेमिंग। तो फिर जो पहला लेटर होता है, उसको ऑर्गेनिज्म के जीनियस से लिया जाता है। पहला लेटर जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म से इसको, जिस किसी भी बैक्टीरिया से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, उस ऑर्गेनिज्म का जीनियस का जो पहला लेटर होता है, उससे इसका लेटर लिया जाता है। आगे के जो दो लेटर्स होते हैं, वो उसके स्पीशीज से लिए जाते हैं। उसके बाद में ये जो R है, इस R को उसके स्ट्रेन से लिया गया है।
RY13 इस स्ट्रेन से लिया गया है, ये स्ट्रेन है, इस R को हमने यहाँ से लिया है। उसके बाद में जो रोमन डिजिट होती है, रोमन डिजिट इसकी फर्स्ट है। रोमन डिजिट का रूल ये होता है कि इस बैक्टीरिया से, ये जो बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के इस स्ट्रेन से ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको आइसोलेट किया गया, इसलिए इस पे 1 है, इको R1। इसका एग्जांपल बुक में दे रखा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 आइसोलेट फ्रॉम अ बैक्टीरियल स्पीसीज, जिसे हम लोग ई कोलाई कहते हैं। इसके जो पहले के जो इटैलिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पहला जीनियस से रेफ़र करता है, अगला वाला स्पीशीज से रेफ़र करता है, और जो कैपिटल R होता है वो रेफ़र करता है स्ट्रेन से, और जो नंबर जो कि डेजिग्नेटेड होता है रोमन डिजिट से, फर्स्ट वो इंडिकेट करता है कि ये पहला एंजाइम है जिसको आइसोलेट किया गया इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया से। ये बुक में दे रखा है। इसमें हमें अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम दिए गए हैं और उनसे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकला है वो बताए गए हैं, और इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बताया गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से पहले पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। पैलिंड्रोम एक वर्ड होता है जिस वर्ड के अंदर लेटर्स को जब रीड किया जाता है फॉरवर्ड से बैकवर्ड, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, तो फिर वो वर्ड सेम होता है। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लेवल लेते हैं, लेवल शब्द को जब देखते हैं तो हम लोग इसे फॉर आगे से पीछे की तरफ रीड करेंगे तो लेवल ही आ रहा है, और पीछे से आगे की तरफ रीड करेंगे तो भी लेवल आ रहा है। जैसे मैडम, फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ रीड करने पे मैडम ही आता है। ऐसे शब्द को हम लोग पैलिंड्रोम्स कहते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जब कभी भी डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल GAATC CTTAG, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, डीएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं, जब हम उसे 5 प्राइम से 3 प्राइम पे रीड करते हैं तो फिर उसका जो बेस पेयर्स होते हैं वो सेम आता है। जैसे GAATC आ रहा है, GAATTC आ रहा है, जब हम इसे 5 प्राइम से 3 प्राइम पे रीड करते हैं, और जब हम इसे 3 प्राइम से 5 प्राइम पे रीड करते हैं तो फिर CTTAAG। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के अंदर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। जिस डीएनए के अंदर GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, उसको इको R1 कट करता है। जिस किसी भी डीएनए के अंदर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ये वाला, इसको इको R1 कट करता है। हमारे बुक में सबके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताए गए हैं कि कौन सा वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से वाले उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, कौन सा वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए तो ये वाला कट करेगा। सबसे पहले ALU फर्स्ट का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये है, फिर BMHI का ये वाला है, इको R1 का GAATC CTTAC ये वाला है। इनकी पोजीशंस भी बताई गई हैं कि कहाँ से कट करता है।
जो सेंटर से कट करते हैं वो वाले फ्लश एंड को प्रोड्यूस करते हैं, और जो एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं वो स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये बुक में टोटल 8 दे रखे हैं, उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस दे रखे हैं, पैलिंड्रोम के सीक्वेंस हैं सारे के सारे। इसे आगे से इसे 5 से 3 प्राइम पे रीड करने पे सेम आएंगे सारे के सारे। ये सारे के सारे याद करने हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर में एक मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, इसको पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर एक आता है मॉडिफिकेशन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है तो एक रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने का काम करता है, डीएनए को वो कट करता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फिर इसका मेन काम ये होता है कि एक स्पेसिफिक डीएनए के अंदर ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके बाद में केवल उन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करता है जिनके अंदर ये रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये इस टर्म के लिए अप्लाइड होता है कि ये बाहर से, जब ये बैक्टीरिया के अंदर होता है तो फिर बाहर से कोई और सा डीएनए, वायरल या फिर फेस डीएनए इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसीलिए इसका जो टर्म होता है रेस्ट्रिक्शन, इसको इसीलिए ड्राइव किया जाता है। जो A restriction enzyme that selectively recognize a specific DNA sequence and digest any DNA fragment containing that sequence। एक restriction enzyme एक specific DNA sequence को recognize कर लेता है और केवल उन्हीं DNA fragments को कट करता है जिनके अंदर वो sequence होता है। जो term restriction है उसको derived किया गया है इस ability से इन enzyme की कि ये foreign DNA का propagation को रोकते हैं बैक्टीरिया के अंदर। और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो है इसका मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो फिर ये बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है उसको क्यों नहीं कट करते, तो इसमें एक सिस्टम होता है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। अब मॉडिफिकेशन एंजाइम जो होता है वो एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है एक या फिर 2 बेस के अंदर, उस सीक्वेंस के बेस के अंदर जो कि रिकॉग्नाइज्ड होता है एंजाइम के द्वारा। जब एक बार ये बेस मॉडिफाइड हो गया मेथालाइजेशन के ज़रिए तो फिर वो सीक्वेंस डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इट इज़ दस ऑब्वियस दैट रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन एंजाइम सिस्टम विद इन अ गिवन बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स इट्स डीएनए फ्रॉम डाइजेशन बाय मेथालाइजेशन। ये खुद के डीएनए को कट नहीं कर, ये उस बैक्टीरिया के अंदर के डीएनए को कट नहीं करता है, लेकिन ये बाहर के डीएनए को कट करता है क्योंकि उसको हम लोग एक सिमिलर मेथालाइजेशन प्रोसेस से प्रोटेक्ट नहीं करते। जब हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते तो इसके अंदर 3 मेन क्लासेस होती हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हम लोग टाइप 2 वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइज करते हैं और डीएनए को कट करते हैं कि स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि कंटेन करता है 4 से 8 बेस पेयर को। इस सीक्वेंस को हम लोग दिस सीक्वेंस इज रेफर टू एज रेस्ट्रिक्शन साइट, और ये जनरली पैलिंड्रोमिक होता है जो कि बताया था, which means that sequence in both the strand at this side read the same 5 prime से 3 prime direction में। Type 2 restriction enzymes are named after the bacterial species this has been isolated from। ये जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है। ये उसके मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में हमने उसके कट्स के बारे में पढ़ लिया।
ये वाले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। फिगर 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ rDNA यूजिंग फ्रेगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम लोग इस डायग्राम की स्टडी करने वाले हैं। हम लोगों ने दो अलग अलग सोर्सेज से फ्रेगमेंट्स को निकाला डीएनए के। ये है फ्रेगमेंट फर्स्ट, फ्रेगमेंट ए, और ये है फ्रेगमेंट बी। इन दोनों ही फ्रेगमेंट को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया, ई को R1 की मदद से। उसके बाद में जब ई को R1 की मदद से हमने इसको कट किया तो फिर इस पर स्टिकी एंड्स बन गए दोनों। उसके बाद में हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया। फिर बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना। ये फिगर बुक में दे रखा है। फ्रेगमेंट ए, फ्रेगमेंट बी, हमने इसको कट किया ई को R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। उसके बाद में इसके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद में हमने इन स्टिकी एंड्स को एड अप कर दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। Note that eco R1 generate 5' overhangs at the cut site. Hence, if two different DNA fragments containing eco R1 restriction sites are cleaved and mixed, the sticky ends can bind and generate a hybrid और recombinant DNA। अगर हमने दो अलग अलग सोर्स के वो लिए हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स और हमने उसको एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम eco R1 की मदद से जब हमने उसे कट किया तो फिर उसके जो एंड्स बनते हैं वो बनते हैं स्टिकी एंड्स। और जो स्टिकी एंड्स जब बनते हैं एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने का, उसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद में बन जाता है एक हाइब्रिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। RFLP। हमने दो इंडिविजुअल्स लिए, एक A, एक इंडिविजुअल B। इन दोनों का डीएनए आइसोलेट किया। उसके बाद में हमने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद में उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए दोनों इंडिविजुअल्स। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में ये बताया गया है कि अगर हम लोग दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के डीएनए लें, उसको हम लोग आइसोलेट करें, उसके बाद में हम लोग उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करें, उससे जो वो बनते हैं फ्रेगमेंट्स बनते हैं दोनों इंडिविजुअल्स के, वो आप थोड़े बहुत डिफ़र करते हैं, वेरी करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं।
restriction fragment length polymorphism. The DNA isolated from an individual organism has a unique sequence, and even the members within a species differ in some part of their sequence. जो डीएनए हमने किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, उस डीएनए के अंदर एक यूनिक सीक्वेंस होता है. जब एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उसका जो सीक्वेंस होता है वो भी थोड़ा बहुत डिफर करता है. द रेस्ट्रिक्शन साइट वुड ऑल्सो वेरी. हिंस if DNA from a given individual was subjected to digestion with a restriction enzyme, the fragment generated would vary when compared with another individual's DNA similarly digested. जब हमने दो इंडिविजुअल्स लिए, दोनों का DNA आइसोलेट किया, उसके बाद में हमने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया, उसके बाद में जो उसके फ्रेगमेंट्स बने वो फ्रेगमेंट्स वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं थोड़े साइज़ में. दिस वेरिएशन इन साइज bracket length of the restriction enzyme generated fragment among individual within a given species is termed as RFLP. ये जो restriction enzyme के द्वारा कट करे गए DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं, मीन्स restriction enzyme ने DNA को कट किया, उससे जो DNA फ्रेगमेंट्स बने वो DNA फ्रेगमेंट्स लेंथ में थोड़े वेरी करते हैं. इसको हम लोग RLFF कहते हैं. A cytometric representation of how RFLs are generated is given below. Figure 3 में ये बात बताई गई है. A major application of this technique is DNA finger analysis. जो एक मेजर एप्लीकेशन है इस टेक्निक का प्रयोग हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर करते हैं. Individuals except identical twins vary in their RLF pattern as indicated symmetrically in the agarose gel electrophoresis. Hence the term DNA fingerprinting is used, and this is the basis of a major technique used in forensic science to identify and relate individual. Agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis एक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक में डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग. इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं जो कि एग्रोस का बना हुआ होता है. उसके बाद में उसके अंदर हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रख देते हैं. उसके बाद में डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो फिर ये एनोड की तरफ मूव करता है. ठीक है, ये डायग्राम में देखा है. दो इंडिविजुअल्स हैं, उनके हम लोगों ने डीएनए आइसोलेट करने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, उसके फ्रेगमेंट को हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड किया, उसके बाद में उसके डीएनए फ्रेगमेंट मूव करते हैं साइज के अकॉर्डिंग. ये बताया गया है इस डायग्राम के अंदर. सेपरेटेड फ्रेगमेंट यूजिंग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है. हमने टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा, उसके सोर्स के बारे में पढ़ा, उसके नेमिंग के रूल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने उसके क्लीवेज के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन आरडीएनए के बारे में पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा. अगले टॉपिक में हम लोग अदर एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, वेक्टर बेस्ड में बैक्टीरियोफेज, कॉस्मेट, वाईएसी, एनिमल प्लांट वेक्टर और होस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे.